हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीम स्टार क्लासेस। आज हम बाल मनोविज्ञान का सेशन 3 करेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सीटेट, यूपीटेट एवं अन्य शिक्षक भर्ती के लिए उपयोगी हैं। तो प्लीज़ हमारा वीडियो ज़रूर देखें। एंड जिन्होंने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, तो आप उन्हें जल्द से जल्द देख सकते हैं। एंड लाइक करें हमारे वीडियोस को एंड शेयर ज़रूर करें। तो आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप वर्णित है? ऑप्शंस देखते हैं। ए 10+2, बी 10+2+3, सी 10+3+2, डी 10+1+4। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का स्वरूप था 10+2+3। ऑप्शन नंबर बी। आप कह सकते हो 10 आपका 10th मैट्रिक लेवल होता है, 2 इंटर हो गया और 3 ग्रेजुएशन हो गया। तो ये जो आपका शिक्षा स्वरूप है ये कब बना था? 1986 में। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शंस देखते हैं। औपचारिक, बी निरौपचारिक, सी अनौपचारिक या डी तीनों। तो मैं आपको बता दूं कि 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को हम शिक्षा कैसी प्रदान करते हैं? निरौपचारिक। ठीक है, जिसमें आप कह सकते हो कि मिश्रण होता है, या इसमें आप निरौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जो आयु वर्ग उम्र से रिलेट नहीं करती है, सबको अलग करके एक आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन का जो मिक्सचर होता है उसी को हम निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निरौपचारिक। ठीक है, आप इसे ये भी कह सकते हो कि एक मिला जुला स्वरूप है दोनों का, औपचारिक का और अनौपचारिक का, और इसमें आप स्थान, वर्ग, उम्र आदि बंधनों से ये मुक्त रहती है शिक्षा। मतलब कोई भी वर्ग का, कोई भी उम्र का बच्चा इस एक शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। तो 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को कैसे शिक्षा प्रदान की जाती है? निरौपचारिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। स्कूल से भागने वाले बालकों को आप ए समझा बुझाकर स्कूल में रहने के लिए प्रेरित करेंगे, मिड डे मील खिलाकर रोकेंगे, कारण जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, या कोई ध्यान नहीं देंगे? जो स्कूल से भागते हैं, स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनके लिए आप एक एज अ टीचर, एज अ शिक्षक क्या करेंगे? समझा बुझाकर स्कूल में रहने के लिए प्रेरित करेंगे। थोड़ा तो ऑप्शन सही है, ठीक है, लेकिन आप एकदम 3 ऑप्शंस और देखे बिना इस आंसर को टिक नहीं करेंगे कभी भी। मिड डे मील खिलाकर रोकेंगे, ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, कारण जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। ए ऑप्शन से ज़्यादा आप सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है। कोई ध्यान नहीं देंगे तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? समझा बुझाकर स्कूल में रहने के लिए प्रेरित करेंगे, या कारण जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे एज अ टीचर? तो आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? कारण जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है? ऑप्शन देखते हैं। ए प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, या डी उपयुक्त सभी। तो आप बता दीजिए कि शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है किस शिक्षा में? प्राथमिक में, माध्यमिक में, कि उच्च शिक्षा में, या तीनों में? तो ये बात कही गई है किस में? प्राथमिक शिक्षा में। प्राइमरी लेवल की टीचिंग में आपको क्या कहा जाता है कि सारे साधन उपलब्ध कराने हैं। टीएलएम हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गए, आपको ऐसी शिक्षक ऐसी क्रिएटिविटी दिखाए कि बच्चा उससे अट्रैक्ट होके पढ़े। सारी चीज़ें, सभी बेंचेस, गार्डन होना चाहिए आपके पास, चेयर होनी चाहिए बैठने के लिए। एक जो प्रॉपर स्कूल में होता है वो एक प्राथमिक स्कूल में होना चाहिए। तो ये किस चीज़ की बात कही गई है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसको नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस देखते हैं। ए 1972 भारत में, बी 1969 अमेरिका में, सी 1970 इंग्लैंड में, या डी 1969 रूस में। तो मैं आपको बता दूं, ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहले कहाँ स्थापित हुई थी, कहाँ खुली थी? 1970 इंग्लैंड में सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी बनी थी।
किस साल में, किस वर्ष में? 1970 में। किस वर्ष में? 1970, इंग्लैंड में। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे कहते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, मध्यमान, बी बहुलाक, सी माध्य, या डी माध्यांक। तो मैं आपको बता दूं, जिसकी आवृत्ति बार बार होती है, सबसे अधिक बार होती है, उसको हम कहते हैं बहुलाक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। विद्यार्थियों के लिए उपलब्धि परीक्षा का सबसे अच्छा तरीका है। आप कैसे समझ सकते हो कि बच्चे ने क्या क्या उपलब्ध किया आपकी शिक्षा से, उसने कितना गेन किया आपकी, जो आपने प्रोवाइड की उसको नॉलेज, जो आपने पढ़ाया है पाठ में या कहीं पे भी, तो वो उसको कितना उसने अंदर गहन अध्ययन किया, उसके बारे में आप कैसे समझ सकते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ए वार्षिक परीक्षा से, मतलब एनुअल एग्ज़ाम से, बी अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली से, आवधिक परीक्षा, या डी मानसिक परीक्षा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जिससे आप हमेशा बच्चे का जान सकते हैं कि उसको कितना आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, आपकी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं, कि आपको थोड़ा इम्प्रूव करना है कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हो जिससे बच्चा को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। तो ये किससे आपको पता चल सकता है? मानसिक परीक्षा से, मंथली एग्ज़ाम से। और बच्चे का भी स्तर आपको पता चलेगा कि बच्चे को कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मानसिक परीक्षा, मंथली एग्ज़ाम्स। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, ऑप्शन देखते हैं, विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, या सभी पर। तो मानसिक स्वास्थ्य बालक का किस किस पर निर्भर करता है? विद्यालय पर भी करता है, परिवार पर भी करता है, और समुदाय पर भी करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी। विद्यालय भी आएगा उसमें, परिवार भी आएगा, और समुदाय भी आएगा आपका। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षण व्यवसाय में जाने का प्रमुख उद्देश्य है। आप क्यों टीचर ही बनना चाहते हो? इसका मेन आपको क्या क्या चीज़ आपके लिए मेन है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ज्ञानार्जन करना, जीवकोपार्जन करना, भावी पीढ़ी का निर्माण करना, या सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना। ज्ञानार्जन करना, आप अपने लिए ज्ञान अर्जित करोगे। जीवकोपार्जन करना, अपने लिए जीविका मतलब आप अपनी लाइफ इम्प्रूव करोगे ना। या भावी पीढ़ी का निर्माण करना, या सामाजिक प्रतिष्ठा भी आप ही की होगी। तो 3 ऑप्शन जो है वो एज अ टीचर आपके लिए होगा। लेकिन अगर आप शिक्षण व्यवसाय की मुख्य बात करते हैं, उद्देश्य होता है, तो वो होता है आपका भावी पीढ़ी का निर्माण करना। एक जो अच्छा टीचर होता है वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ हो जाएगी, लेकिन जो भावी पीढ़ी का निर्माण करना है वो एक एज अ टीचर आप बोलोगे। ठीक है, ये सब तो आपके इंडिविजुअल आपके हो जाएंगे, वो आपको मैटर नहीं। आप आगे का भविष्य बना रहे हो ना एज अ टीचर। तो टीचर का मेन उद्देश्य क्या होता है? भावी पीढ़ी का निर्माण करना। तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, ऑप्शन देखते हैं। ए जैविक विकास का परिणाम है, उत्तम समस्या समाधान की दिशा में एक कदम है, अनुभवों को प्रकट करने का एक माध्यम है, या आत्म उन्नति का माध्यम है। तो भाषा को उपयुक्त तरीके से कैसे परिभाषित किया जा सकता है? अपने अनुभवों को प्रकट करने के माध्यम से। आप जितना अपने अनुभवों को सामने वाले के रूप में सामने वाले को प्रकट करेंगे, चाहे वो मौखिक हो या लिखित भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो, तो उसमें आपका क्या होगा? आपको भाषा के उपयुक्त तरीके पता है, तो उससे आप परिभाषित करो, चाहे वो मौखिक में हो, आप बोल कर बोलो, या लिख के बताओ, या संकेतों द्वारा बताओ। तो आप अपने अनुभव अपने एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने इमोशंस को। तो इसमें क्या आपकी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अनुभवों को प्रकट करने का एक माध्यम है हमारी लैंग्वेज। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक है। विद्यालय का संचालन पूरा कैसे होगा, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, देखते हैं ऑप्शंस में। विद्यालय संगठन, विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रशासन, या उपयुक्त सभी। तो विद्यालय संचालन के लिए हमें संगठन भी जरूरी है, विद्यालय का प्रबंधन भी जरूरी है, और प्रशासन भी जरूरी है। तीनों के बिना विद्यालय का संचालन नहीं हो सकता। विद्यालय संगठन को आप कह सकते हो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रबंधन को हम कहते हैं मैनेजमेंट, जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए। विद्यालय प्रशासन को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन।
ठीक है। तो कितने क्या क्या आवश्यक है इन संचालन के लिए विद्यालय के? सभी। संगठन भी जरूरी है विद्यालय का, प्रबंधन भी और प्रशासन भी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है। तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। यंत्रों एवं मशीनों से संबंधित कार्यों में दक्षता एवं रुचि कौन सी बुद्धि कहलाती है? यंत्रों और मशीनों की बात कही गई है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन से देखते हैं। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या उपयुक्त सभी। तो आप कह सकते हो कि अभी मैं आपको पहले ये बता दूं कि बुद्धि को दो मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया था और डिफाइन और डिवाइड किया था, थॉर्नडाइक ने और गैरेट ने। ठीक है। तो थॉर्नडाइक के द्वारा बुद्धि 3 प्रकार की बताई गई थी, अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक। ठीक है। और गैरेट के द्वारा भी 3 प्रकार की बुद्धि बताई गई थी, मूर्त, सामाजिक और अमूर्त बुद्धि। आप कह सकते हो कि जो मूर्त बुद्धि होती है उसी को हम यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। जैसे आप कह सकते हो मशीनों के साथ जो अनुकूलन करने की योग्यता होती है, आप मशीन चला सकते हो। तो आप ये कोई भी मशीन हो, आप कुछ भी कह सकते हो कि आप एक चीज़ में स्पेशलिस्ट हो रहे हो, तो आपको मशीनों की योग्यता पता है, मशीनों का अध्ययन पता है, तो उसको कौन सी बुद्धि कहेंगे? यांत्रिक बुद्धि। आप कंप्यूटर चलाते हो तो उसको कौन सी बुद्धि कहेंगे? यांत्रिक बुद्धि। तो मशीनों और यंत्रों के संबंधित कार्यों में दक्षता एवं रुचि कौन सी बुद्धि कहलाती है? मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि को ही यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। यांत्रिक बुद्धि थॉर्नडाइक ने दिया था और उसी को मूर्त बुद्धि गैरेट ने बोला था। और तीनों ने 3 प्रकार की ही बुद्धि बताई थी। बस उसने यांत्रिक बुद्धि थॉर्नडाइक है और गैरेट के अनुसार वही बुद्धि मूर्त बुद्धि है। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। बुद्धि को स्थूल, अमूर्त एवं सामाजिक तीनों प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? अभी मैंने आपको जैसा बताया, किसने? थॉर्नडाइक और गैरेट ने 3 प्रकार की हमारी बुद्धि बताई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ टर्मन ने नहीं बुद्धि के प्रकार बताए हैं, स्टर्न ने भी नहीं बताए हैं, गिलफोर्ड ने भी नहीं बताए। किसने बताए? थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक के द्वारा स्थूल, अमूर्त एवं सामाजिक 3 प्रकार की बुद्धियाँ वर्गीकृत की गई हैं। ठीक है। तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। चित्रांकन, चित्रपूर्ति व वेसल वैल्यू परीक्षण किस बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत जाने जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण या अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो मैं आपको बता दूं, चित्रांकन, चित्रपूर्ति व वेसल वैल्यू आपके व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आते हैं। अशाब्दिक मतलब जिसमें आपके शब्द नहीं है। शब्द आप चित्रपूर्ति में शब्द नहीं लिखते हो ना, चित्र बना के आप डिफाइन करते हो। चित्रांकन भी वही है, वेसल वैल्यू भी वही है। तो ये किस में आएगा? व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में। ठीक है। तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या ये सभी। तो एक शिक्षक को समाज में सम्मान कब मिलना चाहिए? जब वह एक आदर्श जीवन जीता, आप उससे आइडल हो, आप उसके आइडल हो। अब वो टीचर को आप अपना प्रेरक समझते हो, तो आदर्श मानते हो, तो आप उससे भी आप एक शिक्षक को सम्मान मिलना चाहिए। निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता है, वो अपनी ड्यूटी में पूरा अपने 100% देता है, तो उसको भी सम्मान मिलना चाहिए। और प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम है हो, जब वो अपनी निष्ठापूर्वक ड्यूटी करेगा तो वो प्रभावकारी तरीके से वो सोचेगा कि बच्चों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करूं पढ़ाना, जितना हो सके मैं अपने अंदर इनपुट हो मैं उतना ज़्यादा आपको दूं। तो क्या होगा? ये सभी ऐसे शिक्षक जो आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, उनको समाज में सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इज़ योर करेक्ट आंसर। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से या पूर्वजों से। तो ये तो जनरल क्वेश्चन है, एक हिसाब से आप समझ लोगे, कोई भी होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? माँ के पोषण से संतान गर्भ में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ हुआ, इंटेलिजेंस टेस्ट जिसको कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। 1912, बी 1922,
सी 1931 या डी 1950? तो भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ था? 1922 में। किसके द्वारा? C.H. राइस द्वारा। किसके द्वारा? C.H. राइस द्वारा। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। मानसिक आयु, जिसे हम मेंटल एज भी कहते हैं, की अवधारणा का विकास किस मनोवैज्ञानिक ने किया? ऑप्शंस देखते हैं। ए स्टर्न, बी बिने, सी वेस्लर या डी टर्मन? तो आप बताइए, मानसिक आयु की अवधारणा का विकास किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? स्टर्न ने किया था। किसने किया था? स्टर्न ने डिफाइन किया था मेंटल एज। ठीक है, अवधारणा कह सकते हो आप। तो अभी मैंने आपको बुद्धि लब्धि का भी सूत्र सेशन 2 में बताया था कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है। तो उसका होता है मेंटल एज, जो आपकी मानसिक आयु होती है एक बालक की, और क्रोनोलॉजिकल एज, जो आपकी वास्तविक आयु होती है, और गुणे 100, उससे आपकी बुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाएगी। तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पे। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्टर्न। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। डिस्लेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार या व्यवहार संबंधी विकार? इस पे दोस्तों ये एक प्रश्न जरूर आता है कि कौन सा विकार, और डिस्लेक्सिया बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? पठन विकार से, पढ़ने में अक्षमता जिसे कहते हैं। ठीक है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें, एंड जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, एंड ज़रूर शेयर करें हमारे वीडियोस को। थैंक यू।